हमारा न्यू टॉपिक है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक एक्ट है जिसके बारे में हमने कल भी थोड़ा पढ़ा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है। यानी कि इंफॉर्मेशन लेने का जो अधिकार है वो भी सरकार ने हमको दिया कि हम लोग जो है वो किसी भी अधिकारी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से भी हम लोग पूछ सकते हैं। ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके मुताबिक यानी कि जो सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारी जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है, इन दो को छोड़ के बाकी सब जगहों पे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सिर्फ दो जगह जो है जहां पे हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते वो है एक तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी, और दूसरा डिफेंस पर्सनल यानी कि डिफेंस से रिलेटेड यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है कंट्री की, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। बाकी सब जगहों पे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अंडर द एक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि हमने देखा कि अभी प्रेजेंटली जो कुछ बदलाव आए हैं वहां पर भी काफी चेंजेस कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और उसके बाद वहां भी ये लगभग एक्ट लागू हो चुका होगा। और इसके साथ साथ हम किन जगहों पे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं वो आपकी बुक के अंदर डिटेल में दिया गया है। जैसे कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जो जुड़ी हुई ऐसी इंस्टीट्यूशन, वहां से हम नहीं मांग सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी को जो इंटीग्रिटी को जो प्रमोट करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। यानी कि इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो या फिर सेफ्टी को खतरा हो। यानी कि अगर वो चीज पब्लिक हो जाएगी, हमारे देश की आर्मी के अंदर क्या क्या चीजें, मतलब किस प्रकार से वहां पे सेफ्टी हमारे पास मेजर्स हैं, अगर वो सारी चीजें पब्लिक हो जाएंगी तो ये तो दूसरे देशों को भी पता लग जाएगा, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो लीक हो जाएगी, जिस कारण से वहां पर जो है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी सब जगहों पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात स्टेट के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 के अंदर। The base of this legislative has been to acquire transparent, clean, simple and quick administrative operations and to seek public cooperation in it। यानी कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि एक पारदर्शिता लाना। अभी तक क्या था कि सरकारी लोगों से हम लोग किसी नेता से या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। हम लोग सिर्फ अपना काम, मतलब हमारा काम क्या था कि भी हम बस सुन सकते हैं, वो जो बोलता है हम मान लेते हैं। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट। जैसे कि कहीं पर एक ब्रिज बनाया गया, तो उस ब्रिज के लिए जो किस प्रकार से वो ब्रिज बनाया गया और उसके अंदर क्या मटेरियल यूज किया गया, किस तरह का उसमें खर्चा किया गया, कौन उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो सब चीजें हम उनसे क्वेश्चन पूछ के आंसर डिमांड कर सकते हैं। तो इससे हमको एक क्लियर पिक्चर होता है कि ये चीज जो की जा रही है वो सही हो रही है, गलत हो रही है। किसी भी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे जो हमारा सिस्टम है वो एकदम क्लीन, ट्रांसपेरेंट और क्विक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव and any citizen may approach higher officials of the department and ask questions to get proper information about his pending work or implementation of schemes। अब इसके अंतर्गत कोई भी आम नागरिक है, आप जैसा है, मेरे जैसा कोई भी आम नागरिक जो है, वो किसी भी सरकारी अधिकारी से किसी भी स्कीम के बारे में या फिर उसके कोई भी ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि जो भी स्कीम आई है उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, या कोई भी ऑपरेशन जो उनके अधिकार में आता है, उन सब के लिए वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो इससे मतलब एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में बढ़ेगी। आगे अब इसमें ये देखें, इंफॉर्मेशन की राइट तो मिल गई है, लेकिन ये पूरी कैसे होगी? सिर्फ राइट दे देने से काम नहीं चलता है। अब ये पूरी कैसे होगी, यानी कि इसका सिस्टम क्या है कि कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के लिए पहले तो एक नॉर्मल सी फी भर के, जिसको 20 रुपए कहा गया है कि 20 रुपीज फीस है, ये फीस भर के आप कैश या फिर पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से आप इसको पे करके, आप 20 रुपए की जो फीस है वो पे करके आप अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कार्यवाही, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो धीरे आगे मिलनी शुरू हो जाएगी 20 रुपए भरने के बाद। अब एप्लीकेशन जो है वो सेल्फ साइन, हमारा सिग्नेचर जरूर होना चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो टाइप फॉर्म में हो या फिर ईमेल फॉर्म में हो तो भी चलेगा, ईमेल या टाइप फॉर्म में भी चलेगी एप्लीकेशन। जो भी पर्सन फैमिली का है जो बीपीएल कार्ड में इंक्लूड है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं जो लोग, उन लोगों को ये 20 रुपए की फीस भी नहीं भरनी होती है। यानी कि 20 रुपए में भी छूट दे दी गई है सरकार के द्वारा। अगर आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं तो आपको वो 20 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। और
जब आपने ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी भी ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी उस एरिया का, जिसको हम APIO बोलते हैं, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आपको एक कॉपी उस एप्लीकेशन की दे देगा। उस एप्लीकेशन की एक कॉपी आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप उस रिसीव्ड कॉपी को लेकर अपने घर जा सकते हैं और आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा, जैसे कि जिसको हम आईडी बोलते हैं उस एप्लीकेशन की, और आगे से आपको हर एक जो भी आपके साथ पत्र व्यवहार किया जाएगा, पत्र के द्वारा किसी भी तरीके से जो भी आपको इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड दी जाएगी, वो उस एप्लीकेशन के नंबर के द्वारा की जाएगी, उस आईडी के द्वारा की जाएगी। APIO जो है, यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर जो है, वो ध्यान रखेगा कि 30 दिन के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर ही आपकी जो एप्लीकेशन की जो डिमांड है वो आपको वो मुहैया करवाए, यानी कि 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो इससे आप आगे भी जा सकते हैं, अगले स्टेप पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन देश के लिए किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अगर विदेशी ताकतों के हाथ में लगे और हमारे देश का नुकसान हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो आपको मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन। अब आगे बताएगा प्रोविजंस फॉर अपील। अपील के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं। If the concerned department does not extract the information within 30 days or refuses to give information, then offended applicant may appeal to public information officer. अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप ऊपर जाकर APIO, जो कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, उसके ऊपर जो है PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे जाकर यही एप्लीकेशन आप उन तक पहुंचा सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ रिजेक्शन। जब आपकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट कर दी जाए या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो आप 30 दिन के भीतर अंदर वहां जाकर इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसको अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर दिस एप्लीकेंट डज नॉट हैव स्टिपुलेटेड टू पे एनी फी, यानी कि इसके लिए आपको फर्दर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक बार जो आपने फीस भर दी वही जारी रहेगी। If within the stipulated time period the decision of the first appeal does not come or the applicant is refused to be given required information, the offended applicant may make an appeal to state's chief information officer within 90 days. अगर वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं दी जाती है तो आप स्टेट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एक स्टेट के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, आप वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन आगे दे सकते हैं। कब? 90 दिन के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन आपने दी, 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वहां से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप PIO को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, और वहां से भी अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो आप 90 दिन के अंदर ऊपर एप्लीकेशन स्टेट के जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको दे सकते हैं। अब प्रोविजन फॉर फाइन, फाइन के लिए क्या प्रोविजन है यहाँ पर? If any information officer refuses to give information without giving reasonable grounds or hides information with ill intention or intentionally gives improper or incorrect misleading information or destroys information, अगर कोई ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन देने से मना करता है या फिर कोई झूठ बोल के या कोई भी ऐसी बात कह के अपनी इंफॉर्मेशन छुपाना चाहता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो इस केस के अंदर हर दिन के साथ पर डे के हिसाब से उसको चार्ज फाइन देना पड़ेगा। हर रोज उसको फाइन देना पड़ेगा, यानी कि जितने दिन वो देर करेगा उतने दिन का उसको फाइन देना पड़ेगा, यानी कि हर रोज का कुछ ना कुछ फाइन सरकार के द्वारा तय किया गया है। इसके अलावा स्पेशल गाइडेंस के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जो है 9924085000। ये जो नंबर है इस पे कॉल करके आप अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये सब वर्किंग डेज पे ये खुला रहता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडेज पे ये हेल्पलाइन बंद रहती है। इसके अलावा एक civil right letter has been declared due to which a deadline is fixed for the solution in the concerned offices with the help of which status of the application may be inquired. अब इसके अलावा एक लोगों को और भी राइट दिया गया है कि आप अपनी जो लेटर का जो स्टेटस है, यानी जो आपने एप्लीकेशन दी उसका स्टेटस भी जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे कितना काम हुआ है, कितना काम हो रहा है और आपका ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट ने भी 24/7 एक पोर्टल इसके लिए जारी किया है जिसके अंतर्गत आप 24 घंटे 7 दिन उस पर बात करके अपना काम, यानी कि अपनी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE, जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा। RTE जो आजकल स्कूलों में लागू किया गया है ज्यादातर, यानी कि हर एक कक्षा के अंदर कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसको कहते हैं RTE। ये 2009 में आया है ये एक्ट, और इसको RTE कहते हैं। और जो हमने पीछे पढ़ा वो है RTI, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब RTE के अंतर्गत क्या है, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको पास किया गया था 18 फरवरी 2012 को। एक्चुअल में ये जो राइट टू एजुकेशन है वो 2009 में पास किया गया, लेकिन इसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो है वो 18 फरवरी 2012 को पास किया गया था। अब ये क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ, इस कानून की जरूरत क्यों है? अकॉर्डिंग टू द 86 अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, और वो कंपलसरी किया गया है। इस दिशा में जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हम कुछ आगे पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि प्रोविजंस फॉर ग्रांट गिवन टू द स्कूल हैव बीन फिक्स्ड व्हिच आर एज फॉलोज। यानी कि हर एक स्कूल को जो ग्रांट दी जाती है उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस law, every child between the age of 6 to 14 should get admission in the school close to its locality। अब कोई भी बच्चा जो है अपनी नियर बाय लोकेलिटी में एडमिशन ले सकता है जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल है। अगर बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसको स्कूल में एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा although the child may have attained 14 years of age and if he has not completed primary education, in such cases it could be imparted free education। अगर बच्चा 14 साल का हो गया, अब आप कहेंगे कि 14 साल का बच्चा हो गया और अभी भी उसने प्राइमरी एजुकेशन अगर नहीं ली है तो इस केस के अंदर भी उसको फ्री एजुकेशन देना जारी रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एज पूरी हो गई, 14 ईयर हो गया और वो 6th में है बच्चा या 7th में है तो उसको एजुकेशन देना बंद कर दिया जाएगा। नहीं, उसको एजुकेशन दिया जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा। आगे एडमिशन के समय जब बच्चा 6 साल का है और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड नहीं है किस तरह का, तो उसके पेरेंट्स से एज प्रूफ के तौर पे एफिडेविट लिया जा सकता है। एफिडेविट आप जानते हैं, जो स्टैंप पेपर रहता है हमारा, उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स लिख के देंगे कि मेरा पुत्र जो है या पुत्री जो है इस ईयर में इस तारीख को पैदा हुई है। वो एफिडेविट जो है वो एफिडेविट मान्य रखा जाता है, यानी कि उसको वैलिड माना जाता है। इसके बाद बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एडमिशन दिया जाएगा दैट विल बी गिवन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव को एडमिशन दिया जाएगा। एनी काइंड ऑफ फीस लाइक कैपिटेशन फी, एडमिशन फी और एनी अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट बी टेकन। यानी कि किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस लेना गलत है। यानी कि आपको सिर्फ फ्री एजुकेशन है, इसका मतलब आपका किसी और तरीके से आपसे पैसा लिया जाए वो सब गैर कानूनी है। आगे बताया गया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंटरव्यू ऑफ द चिल्ड्रन और पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन। एडमिशन के समय पे बच्चे का या उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना ठीक नहीं है, यानी कि उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाना चाहिए। एडमिशन के समय पे उनका इंटरव्यू लेना गैर कानूनी है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चों का तो इंटरव्यू लिया ही जाता है लेकिन पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। इसके आगे बताया गया है एडमिशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स। यानी कि एडमिशन देते वक्त इनकम के तौर पे, यानी कि ऐसा देख के कि किसकी इनकम ज्यादा है उसको एडमिशन दिया जाए या फिर किसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको एडमिशन दिया जाए, ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 years, a revolutionary step has been taken for the first time by taking nursery under the law and making rules for special training of preschool teachers, their courses, curriculum and evaluation। अब जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, 3 से 5 साल के बच्चे जिनको हम प्री प्राइमरी में डालते हैं, उनके लिए भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया है। उनको भी एजुकेशन के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचिंग कोर्सेज, जो प्राइमरी हमारे टीचर्स हैं उनको भी जो प्राइमरी कोर्सेज करने के लिए कहा गया है प्राइमरी टीचिंग के लिए, और इससे थोड़ा जो प्राइमरी लेवल है हमारा, प्री प्राइमरी स्कूल जो है उनके अंदर काफी बदलाव आएगा धीरे धीरे। According to this act, provision has been made for the children of weaker section and backward classes who are interested in studying and the families fall in the category of BPL। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज जो है BPL में आती हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, तो इन केसेस के अंदर क्या किया जाता है? ऐसे केसेस के अंदर 25% स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में
फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जाएंगे। यानी कि आपके स्कूल के अंदर जो ये प्रेजेंटली मैंने 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर जो अगर आपके स्कूल के अंदर क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25% यानी कि 25 बच्चे फ्री एजुकेशन वाले होंगे, और अगले साल वो 25 बच्चे सेकंड में हो जाएंगे तो फर्स्ट में दूसरे 25% को भर्ती किया जाएगा, उससे अगले साल वो बच्चे थर्ड में 25% हो जाएंगे और फर्स्ट में फिर से 25% को भर्ती किया जाएगा। तो इस तरह से आने वाले 8-10 सालों के अंदर हर एक कक्षा के अंदर, हर एक क्लास के अंदर 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी। ये प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं हम, ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स की। स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस, और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि स्कूल टीचर्स जो है उनको प्राइवेट ट्यूशंस लेना अलाउड नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप लोग सर ट्यूशन क्यों लेते हैं? वी आर द प्राइवेट टीचर्स सो वी डोंट कम अंडर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं तो इस कारण से, बट द गवर्नमेंट टीचर्स है उनके लिए टोटली रिस्ट्रिक्टेड रहता है ट्यूशंस लेना। ऑल द अंडर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ द स्कूल शुड ऑब्टेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद इन 5 years। जो भी अंडर ट्रेन्ड टीचर्स हैं, जो ऐसे टीचर्स हैं जो ट्रेंड नहीं है, जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं है, उनको अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने का पूरा उनको जोर दिया जाता है कि जल्द से जल्द अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करे 5 साल के अंदर। एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम स्कूल अंटिल बीइंग ट्रांसफर्ड। कोई भी बच्चा जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन अभी तक पूरी नहीं की है वो स्कूल से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है या उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इन द प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स द फीस ऑफ SC/ST स्टूडेंट्स इज पेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो स्कूलों के अंदर SC/ST स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो स्कूल उनसे फीस नहीं मांग सकता है। फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ provisions of this law, scheduled management tribunal or state council has been provision for the breach of this act, the director of the school may be fined or recognition of the school can be terminated। अब कोई व्यक्ति अगर इन सब रूल्स को तोड़ता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का अगर उल्लंघन करता है, उसका विरोध करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। स्कूल का जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और इवन स्कूल की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। आगे हमारा टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर खाना मिले, यह एक्ट 2013 में लागू किया गया है। नाउ फूड सिक्योरिटी मींस every person gets nutritious food for remaining active and for healthy life and procurement of food। अब हर एक व्यक्ति को खाना मिले, ये तो बहुत ही जरूरी है, यानी कि ये तो एक हमारे जीवन की बात करें कि कॉमन हमारे लिए आधार है कि खाना सबको मिलना चाहिए। अब ये सरकार ने एक पूरा लॉ ही बना दिया है कि हर एक व्यक्ति को खाना मिले। अब इसके लिए इसके अंदर है क्या कुछ, इसमें बताया गया है कि खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी लोगों को मिले और कम रेट पे मिले, ये सरकार ध्यान रखेगी कि आपको अच्छा खाना मिले, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी भी पूरी मिले, और अच्छी क्वालिटी मिले एक कम दाम पे, लो रेट पे, यानी कि सस्ते में आपको वो मिल जाए, ये देखा जाता है इसके अंदर फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर। फिर टू कर्ब माल न्यूट्रिशन अमंग पीपल एंड चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुड बी टेकन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। अब न्यूट्रिशियस फूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए और हर एक बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिले, यानी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने PDS सिस्टम शुरू किया, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम अगर बात करें कि जो अनाज वगैरह बांटा जाता है जो गरीबों के अंदर, वो है जिसमें आप जानते हैं कि गेहूं और चावल जो है बहुत ही सस्ते दाम पे उनको दिया जाता है। अब इसको भी सिस्टम को थोड़ा पारदर्शी बनाने की कोशिश की कि ऑल्दो सरकार की तरफ से सामान आता है, अनाज गेहूं सब आता है, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात रहती है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि अंत्योदय योजना जो थी उसके अंतर्गत जो लोग BPL में आते हैं, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उनको बहुत ही कम दाम पे, यानी कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ऐसे दाल और जो तेल है, ये सब चीजें उनको दी जाती है, एडिबल ऑयल वगैरह, ताकि जो उनका महीने का राशन है एक प्रॉपर राशन उनको मिल सके। टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स टू गेट न्यूट्रिशियस फूड। इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और फीडिंग मदर्स जो हैं उनको भी न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, इसका भी इस बिल के अंदर उल्लेख किया गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मां अन्नपूर्णा योजना टू द नीडी मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज आर प्रोवाइडेड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। अब जो मां अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, भले वो शहर में रहते हैं भले गांव में रहते हैं, उनको सस्ते दाम पे अनाज दिया
जाए इसकी पूरी कोशिश की गई है, जिसमें 3 रुपए किलो उनको ग्रेन्स दिया जाता है और बाकी चीज़ें जो है वो भी सस्ते दाम पे दी जाती है। इसके अंतर्गत चावल का दाम जो है वो 3 रुपए किलो लगाया गया है और जो गेहूं है वो 2 रुपए किलो है और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो भी सब इनको सस्ते दामों पे दी जाती हैं। वो कैसे डिपेंड करता है साइज ऑफ द फैमिली की साइज के ऊपर कि पर पर्सन कितने लोग हैं इस फैमिली के अंदर, और हर एक पर्सन को जो है कुछ एक एवरेज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स दी जाती हैं और उसके हिसाब से फैमिली का जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके हिसाब से उनको पर्टिकुलर चीज़ जो है गेहूं या ये सब चीज़ों की मात्रा निर्धारित की जाती है और वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे ₹6,000 टू एज हेल्प टू मदर। अब प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है उस समय सरकार उनको 6,000 रुपये देती है हेल्प के तौर पर, तो ये भी एक अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द बिल फूड सिक्योरिटी अलाउंस वुड बी गिवन टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स। अब इस बिल के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि ग्रेन्स की जगह पे उनको अलाउंस भी दिया जाता है, यानी कि अगर आप ग्रेन्स नहीं ले रहे हैं तो उसके अलावा आपको अलाउंस यानी कि पैसे भी दिए जाते हैं। एज पर दिस एक्ट एवरी month sugar, iodized salt, kerosene, edible oil and these all things are also provided to the BPL card holders। यानी कि जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं, जो BPL कार्ड वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको केरोसिन भी दिया जाता है, खाने का तेल भी दिया जाता है और बाकी सब चीजें यानी कि राशन का जो भी सामान है वो सब इनको दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट would upgrade list of rich families and improve जो रिच फैमिलीज हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। अब क्या होता है हमारे देश के अंदर कि सरकार की तरफ से तो मदद आ रही है लेकिन वो मदद जो है नीचे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार काम कर रही है लेकिन जो मिडिल मैन है, जो बीच में जो लोग हैं जिनके द्वारा जो नीचे पहुंचनी चाहिए जो पूरी मदद, वो नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया है, रिच फैमिलीज जो है पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली उन रिच फैमिलीज की एक लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट को जो राशन की दुकानें हैं वहां पर लगा दिया गया है, उन राशन बेचने वालों को प्रोवाइड करवाया गया है जो सस्ते दाम पे राशन देते हैं। और इससे वो लोग अगर वहां पे राशन लेने आते हैं तो उनको राशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक एरिया के अंदर रहने वाले रिच लोगों की सूची जारी की गई है, एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पता लग सके कि कौन लोग जो हैं जिनको रियल में जरूरत है सामान की और कौन लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार जो है सबको खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो करप्शन है, जिस कारण से जो ये अनाज बेचने वाले लोग हैं, ये जो गरीब लोगों को कम राशन देकर बाकी जो राशन है बाकी बड़ी दुकानदारों को महंगे दाम पे वो सेल आउट कर देते हैं। ये सब हमारे देश में करप्शन के कारण ही होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें ना हो तो ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा। So that's all about the chapter.